नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 13वीं वीडियो जी। इससे पहले 12 वीडियोज चैनल पे अपलोड है, आप उन वीडियोज को देखें और उनसे लाभ उठाएं। तत्पश्चात 13वीं वीडियो देखें। आज की वीडियो में भी मैंने ग्रामर के हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की है। तो आइए 15 से 18 मिनट हमें दीजिए और अपनी ग्रामर को टेस्ट कीजिए कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। तो आइए, आज की वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से होती है, जो मामला स्पीच का है। सुनिए बच्चों। कह रहा माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, यू कैन विन द रेस, तुम दौड़ जीत सकते हो। यह बच्चों डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो बच्चों इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो गौर कीजिएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अपने तरफ से एक ऑब्जेक्ट देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मानिए मैंने मी दे दिया, ठीक है बच्चों। तो मी को फिर जब दे दिया तब सेड को बदल देंगे टोल्ड में। अतः यहाँ पे सेड है, ये होगा नहीं, ये 3 में बच्चों टोल्ड है, ठीक है। इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट देना है। तो बच्चों यहाँ पे चलिए हम दैट दे देते हैं, है ना, दैट दे देते हैं। और फिर देखिए यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, फिर यू बदल जाएगा मी के हिसाब से आई, तो आई यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। अब कैन बदल जाएगा कुड, तो यहाँ भी कुड है, यहाँ भी कुड है, यहाँ नहीं तो इसको हटा दीजिए। अब 2 कुड बच गए और कुड के बाद क्रिया अपने रूप में आती है, तो यहाँ विन है वो सही है, यहाँ पे वन होगा नहीं, तो बच्चों बी होगा। माई टीचर टोल्ड मी दैट आई कुड विन द रेस। जी, माई टीचर टोल्ड मी दैट आई कुड विन द रेस, ठीक है बच्चों। एक का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर 2 देखिए बच्चों, वॉइस का मामला है। कह रहा है कि सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उन्होंने मुझसे एक रोचक कहानी कहा, या वह मुझसे एक रोचक कहानी कही। तो बच्चों ये सिंपल पास्ट का एक्टिव है, तो इसको हम सिंपल पास्ट का ही पैसिव में ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, है ना बच्चों। तो लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि इस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो, एक सजीव और एक निर्जीव, तो बच्चों हम सजीव ऑब्जेक्ट को अक्सर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, आई हो जाएगा। इसके बाद ये सिंपल पास्ट का है, तो फिर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई वाज टोल्ड, यानी मुझसे कहा गया। क्या कहा गया, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर क्या करेंगे, बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। तो इसका सही आंसर होगा आई वॉज टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाई हर। अतः 2 का भी बी सही होगा, 2 का भी बी सही होगा। गौर कीजिएगा, जब कभी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट मिले, जब कभी भी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट मिले, एक सजीव हो एक निर्जीव हो, तो सामान्यतः आप सजीव ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाए। तो मी को यहाँ पे आई किया गया, अतः 2 का क्या होगा, बी होगा। आई वॉज टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाई हर। नंबर 3 कहता है बच्चों चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे सही शब्द चुनिए। ये एक्सेप्शन लिखा गया बच्चों, और एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है, अपवाद। तो बच्चों इसकी सही स्पेलिंग होती है EXCEPTION। तो मैच कीजिए, तो मेरे हिसाब से डी सही लग रहा है जी, एक्सेप्शन। आप जरूर याद रखेंगे बच्चों, वर्ग 10 में और वर्ग 12 की परीक्षा में स्पेलिंग एरर से संबंधित प्रश्न आता है, तो वहाँ पे अगर एक्सेप्शन पूछे तो सही स्पेलिंग होगी EXCEPTION। अतः 3 का डी होगा। नंबर 4 कहता है बच्चों स्कैर्सली हैड आई रिच्ड द स्टेशन, खाली स्थान इट बिगन टू रेन, यानी बमुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा था कि बारिश शुरू हो गई। तो याद रखिएगा बच्चों, स्कैर्सली से प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत होती है। तो अगर किसी क्लॉज की शुरुआत स्कैर्सली से हो ना,
तब एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत व्हेन से होती है। कैसे होती है? व्हेन से। गांठ बांध दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत स्कैर्सली से हो ना जी, स्कैर्सली से हो, तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत व्हेन से होती है। अतः 4 का डी हो जाएगा। 5 कहता है समवन हैज सेड सो, किसी ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन टैग का नियम होता है कि अगर मूल कथन पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और मूल कथन अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो बच्चों देखिए, तो समवन हैज सेड सो, किसी ने ऐसा कहा है, तो यह पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, तो डी को हटा दीजिए। बच गया 3। तो बच्चों निगेटिव बनाएंगे इसको, तो हैज हम लेकर के आ गए, तो हैज का हम क्या कर देंगे? हैजंट। और जब समवन है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? दे। लेकिन फिर से देखिए, दे के साथ हैजंट होता नहीं है, तब दे के साथ हम क्या करेंगे? हैवंट। तो देखिए कि हैवंट दे कहाँ है? ये 5 का ए सही होगा। समवन हैज सेड सो हैवंट दे, यानी किसी ने ऐसा कहा है ना। फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो वाक्य को गौर से देखिए। अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव कीजिए, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कीजिए। तो चूंकि 5 नंबर आपका वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो एक निगेटिव होगा। तो फिर आपने क्या कि यहाँ से हैज ले लिया और हैज को हैजंट कर दिया, और जब सब्जेक्ट समवन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। लेकिन दे से हैजंट एग्री नहीं होता, तो उसको आप चेंज करके कर दीजिए हैवंट में। तो 5 का ए सही हो गया। नंबर 6 कहता है बच्चों सी इज लेस केयरफुल, वह कम केयरफुल है, कम सावधान है अपनी बहन से। तो बच्चों लेस केयरफुल क्या है? सीडी है। क्या है बच्चों? सीडी है, कॉम्परेटिव डिग्री है। लेस केयरफुल क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद आंखें मूंद करके देन का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? कॉम्परेटिव के बाद देन का। अतः 6 का बी होगा। 7 कहता है कि आई नेवर खाली स्थान अ लाई इन द पास्ट, मैंने मतलब मैं पास्ट में कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं पास्ट में, मैं अतीत में कभी झूठ नहीं बोलता था। तो पास्ट की बात है, तो पास्ट मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। तो टेल क्रिया का पहला रूप है, टेल्स क्रिया का 5वां रूप है, टेलिंग क्रिया का चौथा रूप है, और टोल्ड क्रिया का दूसरा रूप है। अतः यहाँ पे सही जवाब होगा टोल्ड। आई नेवर टोल्ड ए लाई इन द पास्ट, यानी बीते समय में मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। अतः 7 का सी हो जाएगा। बच्चों 8 कह रहा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द ट्रेन हैड खाली स्थान बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। तो बच्चों आपको आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे कि भूतकाल में 2 घटनाएं घटी। जी, भूतकाल में 2 घटनाएं घटी। एक घटना पहले घटी और दूसरी घटना ठीक बाद। जी, पहले एक घटना घटी और दूसरी घटना उसके बाद। तो नियम याद है ना कि जो घटना पहले घटी उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट करते हैं, और जो घटना बाद में घटी उसके लिए हम सिंपल पास्ट करते हैं। तो बताइए बच्चों, पहले ट्रेन खुली कि आप पहुंचे? तो पहले ट्रेन खुली, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट की बनावट होता है हैड प्लस V3। तो हैड है तो उसके बाद V3 करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। ये लीव का तीसरा रूप है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी खुल चुकी थी बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यदि भूतकाल में 2 घटनाएं घटी हो, एक घटना पहले घटी हो और दूसरी घटना बाद में, तो पहली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट और दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट। तो देखिए आई रिच्ड द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट है, और यहाँ हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तो हैड के बाद लेफ्ट कर देंगे। नंबर 9 कहता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ए का प्रयोग करें कि एन का, कि द का,
कि क्रॉस का? बच्चों मैं फिर से कहता हूं कि माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? ये रेंजेज ऑफ माउंटेन्स नहीं है, ये पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, यह एक पर्वत है, एक माउंटेन है, सिंगल माउंटेन है। और जब माउंटेन सिंगल होता है ना, तब उसके पहले क्रॉस करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट क्या है? सिंगल माउंटेन है, और सिंगल माउंटेन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। वहीं अगर हिमालयाज हो जाता तो हिमालय क्या है? रेंजेज ऑफ माउंटेन्स है, वह पर्वतों की एक क्या है? श्रृंखला है, तो उसके पहले द करेंगे। लेकिन माउंट एवरेस्ट सिंगल माउंटेन है, तो सिंगल माउंटेन के पहले द न लगता है, क्रॉस लगता है, अतः 9 के पहले क्रॉस करेंगे, हमारा डी होगा। नंबर 10 कहता है बच्चों, फुटबॉल इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फुटबॉल सारे संसार में बहुत लोकप्रिय है। तो फुटबॉल क्या है? खेल का नाम है, और खेल के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और तो वहाँ क्रॉस करेंगे, हमारा डी होगा। जी याद रखिएगा, खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए हम वहाँ पे क्रॉस करेंगे, डी सही होगा 10 का। 11 कहता है, वन शुड नॉट हेट खाली स्थान नेबर्स। आपको अपने पड़ोसियों से नफरत नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बारंबार कहता हूँ, इसके पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि जब भी वाक्य का सब्जेक्ट वन हो, क्या हो? वन हो, तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप वंस होगा। क्या होगा बच्चों? वंस होगा। अतः 11 का ए सही होगा। जी बच्चों, 11 का ए सही होगा। 12 देखते हैं बच्चों। 12 कहता है कि द बॉयज हु प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स, यानी लड़के जो खेल रहे हैं मेरे दोस्त हैं। तो देखिए बच्चों, ये हु देख रहे हैं ना, हु रिलेटिव वर्ड है, तो रिलेटिव वर्ड है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज। तो बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो जब वो प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी यहाँ पे क्या होगी? प्लूरल होगी। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई स्टूडेंट्स। बच्चे जो खेल रहे हैं मेरे विद्यार्थी हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? हम आर करेंगे। क्यों? क्योंकि हु रिलेटिव वर्ड से, तो उसका एंटीसीडेंट देखिए, एंटीसीडेंट क्या है? बॉयज है, बॉयज प्लूरल है, अतः हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी। नंबर 13 है, सी सेड दैट द सन खाली स्थान इन द ईस्ट। उन्होंने कहा कि सूरज पूरब में उगते हैं। ये गौर करने वाला वाक्य। सुनिए बच्चों, ये सेड आप पास्ट टेंस में देख रहे हैं ना, तो मैंने ही आपको पहले बताया है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होती है। मैंने आपसे पहले कहा है। लेकिन याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया अगर पास्ट में हो, है ना, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, अगर या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, तो इसके टेंस में चेंज नहीं होता है, या सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। अतः हम यहाँ पे राइजेस करेंगे। आप स्पीच में पढ़े होंगे ना बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो वहाँ पे चेंज ऑफ टेंस का नियम लागू नहीं होता है। इसलिए 13 का सी होगा, राइजेस होगा। 14 कहता है बच्चों कि सी लुक्स एज इफ सी ए फेयरी। वह ऐसे दिखती है मानो वह परी हो। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एज इफ दिखे वाक्य में, या एज दो दिखे, जिसका मतलब होता है मानो। क्या होता है? मानो। तो जब भी एज इफ दिखे या एज दो दिखे, तो उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, फर्क नहीं पड़ता। आप क्रिया के रूप में क्या करेंगे? वेयर। सी के साथ वेयर देख करके आपको ताजुब हो रहा है, लेकिन ताजुब करने की बात नहीं है। जब भी एज इफ एज दो देखो, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, फर्क नहीं पड़ता, क्रिया हमेशा वेयर होगी। 14 का बी सही होगा। 15 कहते हैं द रोज इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट। रोज गुलाब क्या है? सबसे सुंदर फूलों में से एक है। फ्लावर्स करें या फ्लावर करें या दोनों करें या कुछ नहीं करें, समझिए ये वन ऑफ द। जब भी बच्चों वन ऑफ द आए, क्या है? वन ऑफ द। और वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए, एसडी आए, तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स होगा। द रोज इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्लावर्स। नंबर 16 कहता है सी इनवाइटेड हिम। उन्होंने उनको आमंत्रित किया। किस पे आमंत्रित किया? लंच पे। आप भी किसी व्यक्ति को खाने पे आमंत्रित करते हो, लंच पे करते हो ना, टू कीजिएगा। सी इनवाइटेड हिम टू लंच, सी इनवाइटेड हिम टू डिनर, हमेशा टू। इनवाइट के बाद हमेशा टू। 17 कहता है नाइदर ऑफ द थीव्स बीन कॉट, यानी कोई चोर पकड़ा नहीं गया है। बच्चों याद रखिएगा, ये थीव्स प्लुरल है,
बच्चे थीव्स को देख करके यहाँ पे हैव का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? हैव कर देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। मामला थीव्स का नहीं है, मामला नाइदर का है। याद रखिएगा, जब वाक्य के सब्जेक्ट रूप में नाइदर हो ना, तो उसके बाद भले ही नाउन या प्रोनाउन प्लुरल आता हो, लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है। तो 17 का क्या करेंगे? हैज। नाइदर ऑफ द थीव्स हैज बीन कॉट, यानी दो चोर हैं, दोनों में से कोई भी चोर पकड़ा नहीं गया है। 18 कहता है सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी सीप यानी भेड़ों का एक झुंड फील्ड में क्या कर रहा है? चर रहा है। तो झुंड, सीपों का झुंड, तो उसको ए बैंड ऑफ सीप कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ सीप कहेंगे, ए फ्लॉक ऑफ सीप कहेंगे, या ए क्राउड ऑफ सीप कहेंगे? बच्चों, ए फ्लॉक ऑफ सीप कहेंगे। क्या कहेंगे? ए फ्लॉक ऑफ सीप। जी, ए फ्लॉक ऑफ सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी सीप का एक झुंड खेत में क्या कर रहा है? चर रहा है। 18 का बी होगा। 19 कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को क्या कहते हैं? मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी? बच्चों, डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं बच्चों? डेमोक्रेसी कहते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं। 20 कहता है यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप फेल कर जाएंगे। यह किसका उदाहरण है? सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का, या किसी का नहीं? गौर कीजिए बच्चों। यू विल फेल क्या है? पीसी है। क्या है बच्चों? पीसी है। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये क्या है? एससी है। तो जब वाक्य में एक पीसी हो और एक एससी हो, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वाक्य में जब एक पीसी हो और एक एससी हो तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है। याद रखिएगा बच्चों, अगर एक ही सेंटेंस है तो वो सिंपल है। अगर दो सिंपल सेंटेंस बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुटे हैं तो कंपाउंड होता है, और एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो तो वह कॉम्प्लेक्स होता है। तो अनलेस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए गिवन सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स है। 21 कहता है द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा क्या कर रहा था? रो रहा था। शिशु क्या कर रहा था? रो रहा था। बिकॉज खाली स्थान हंगरी। अब बताइए बच्चों, बेबी के लिए क्या करें? इट करें, सी करें, ही करें, दे करें? बताइए क्या करें? आप गौर कीजिएगा, बेबी को अंग्रेजी में न्यूटर जेंडर मानते हैं। कौन सा जेंडर मानते हैं? न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर के लिए सी नहीं आता, ही नहीं आता है, ईट आता है। क्या आता है? ईट। तो यहाँ क्या भरेंगे? ईट। द बेबी वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज हंगरी, शिशु रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो 21 का क्या करेंगे बच्चों? ए, ईट भरेंगे। बेबी के लिए ईट भरिएगा, ही और सी नहीं भरिएगा। नंबर 22 कहता है सी ऑफन स्पीक्स टू, वो हमेशा स्वयं से बात करती है, अपने आप से बात करती है। तो सी के लिए हिमसेल्फ करें? नहीं। सी के लिए योरसेल्फ करें? नहीं। इटसेल्फ करें? नहीं। क्या करें? हरसेल्फ। क्या करें? हरसेल्फ। तो सी ऑफन स्पीक्स टू हरसेल्फ, वह हमेशा स्वयं से बात करती है, अतः 22 का सी होगा। 23 कह रहा है वी रूइन योर कैरियर, हम लोग तुम्हारा कैरियर चौपट कर देंगे। ये थ्रेट है, ये धमकी है, और धमकी देने के लिए वी के साथ विल करेंगे। गौर कीजिएगा, आई और वी के साथ सेल करते हैं। सामान्य स्थिति में आई और वी के साथ सेल करते हैं, लेकिन जब बात धमकी की हो ना तो उल्टा वी के साथ और आई के साथ विल करते हैं। अतः 23 में ए होगा, क्योंकि इस वाक्य से आप थ्रेट कर रहे हैं कि तुम्हारे कैरियर को क्या कर देंगे? रूइन मतलब बर्बाद कर देंगे। अतः 23 का ए विल होगा। बच्चों 24 कहता है खाली स्थान यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी, कब से क्या हो जाएगा? सिंस। याद रखिएगा, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में व्हेन के पहले सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? सिंस। अतः 24 का डी होगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और 25 है खाली स्थान टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद वह दफ्तर गया। यह परफेक्ट पार्टिसिपल का मामला है, हैविंग भरिए। क्या भरिए? हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस, यानी ब्रेकफास्ट लेने के बाद वह ऑफिस चला गया। तो ये आज की वीडियो में 25 वाक्य थे। उम्मीद है कि आप शुरू से अंत तक अवश्य वीडियोस को देखे होंगे। अगर आपने वीडियो को देखा है तो ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ राय बनी होगी। अगर राय सकारात्मक बनी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बच्चों आइए आज की वीडियो को
समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।